हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज करते हुए 11 नगर निगम और नगर पालिका और इसके साथ ही नगर पंचायतों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह घोषणा की। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद प्रत्याशी चयन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संदर्भित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है। और केदारनाथ जहां मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कुंडे ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में बनी पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही पेयजल आपूर्ति में किसी भी समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई और इसके साथ ही टीम तैनात और उसका संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जाए। पूर्व कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं FSTC जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है। पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। पूर्व कला में खबर नैनीताल से है, जहां बडकोट में पानी की समस्या को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पेयजल सचिव ने कोर्ट को बताया कि 30 मार्च तक समस्या हल कर दी जाएगी और 10 दिसंबर तक शपथ पत्र पेश किया जाएगा। बडकोट निवासी सुनील थाप्याल की जनहित याचिका में कहा कि क्षेत्रवासी 6 जून से पानी की किल्लत पर धरना दे रहे हैं। लोगों ने तिल्हाड़ी से बडकोट पर पंपिंग योजना की मांग की और कोर्ट ने सरकार और पेयजल विभाग को जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में CSC साहब प्रेजेंट हुए थे सचिव साहब की तरफ से। सचिव साहब भी वर्चुअली अपीयर हुए थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज ही कोर्ट के कार्यकाल में ही एफिडेविट कोर्ट को पेश कर देंगे कि वो 30 मार्च तक बडकोट वासियों को पानी उपलब्ध करवा देंगे और अगली डेट में कोर्ट में ही एफिडेविट प्रेजेंट हो जाएगा 10 दिसंबर को नेक्स्ट डेट है। इसमें 20,000 और 10,000 आबादी का तो ये आकलन एक जल संस्थान का है। वैसे तो वहाँ की आबादी 40,000 तक है, क्योंकि कोर्ट में CSC साहब प्रेजेंट हुए थे सचिव साहब की तरफ से। सचिव साहब भी वर्चुअली अपीयर हुए थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज ही कोर्ट के कार्यकाल में ही एफिडेविट कोर्ट को पेश कर देंगे। खबर देहरादून से है, जहां सरकार निकाय और पंचायत चुनाव पर एक साथ कराने पर विचार कर रही है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऐसा करने से बार बार लगने वाली आचार संहिता से छुटकारा मिलेगा और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। सर,
खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों के राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन पर 2 सप्ताह में विचार कर निर्णय लें। यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो 6 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। 2023 के सर्वे में 250 से अधिक अवैध निर्माण पाए गए थे, जिसके बाद 29 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किया गया था। के बावजूद शीतलहर के चलते तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। ऋषिगंगा सहित झरने, नाले और प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं। कड़ाके की ठंड से सीमांत क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धाम और आसपास के क्षेत्रों में ठंड और शीतलहर का असर स्पष्ट रूप से अब दिखाई दे रहा है। देहरादून में विक्रांत मेसी की फिल्म की शूटिंग जारी और इसके साथ ही कहानी पर आधारित है और आंखों की गुस्ताखियां। मुख्यमंत्री धामी ने फिल्म की टीम को बधाई दी है। उत्तराखंड के उत्तराखंड में मैंने पहले भी एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी शूट किया है, एज एन एक्टर भी मैंने उत्तराखंड में काफ़ी शूट किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल एंड मैं खुद उत्तराखंड की बेटी हूँ। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है, उम्मीद रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम हो सके। यहाँ के लोगों को जब भी कोई शूट होता है तो भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अच्छी तरीके से फिल्म नीतियों पर सुधार किया है, अच्छी फिल्म नीतियों को लेकर आए हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो टेम्पटेशन एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए है कि वो उत्तराखंड आए और यहाँ पर शूट करें। मैम आपका सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। और आपने भी मेरे साथ यहाँ शूट किया है, परंतु आप जानते नहीं मेरी 5वीं फिल्म उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड लगभग आप कह सकते हैं कि मेरा सेकंड होम है। और अधिकतर शूटिंग महाराष्ट्र के बाहर जो चलती हैं ज़्यादातर वो यहाँ इसीलिए चलती हैं क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाया है फिल्मों को लेके, जो पूरा सिनेमा जगत को लेके सपोर्ट सिस्टम उन्होंने पूरा खड़ा किया है इतने सालों में, वो मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे राज्य हैं इस देश में। मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये 2 महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़े राज्य हैं जो फिल्म को इतना सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बार बार आते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं माननीय खबर देहरादून से है, जहां पुलिस रात में भी पूरी तरह सतर्क रहती है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट समेत 19 स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी की जाती है। रेस डिवाइडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाती है। सीओ सदर अनिल कुमार जोशी ने बताया कि पुलिस नियमित रूप से यह कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि 19 से 20 बैरिकेडिंग पॉइंट्स पर पुलिस तैनात रहती है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस से बच नहीं सकते। रात में पुलिस के दौरान जगह जगह नाके चेकिंग की जा रही है, तो किस तरह का अभियान पूरा चल रहा है? ये अभियान नहीं, ये पुलिस का जो रात्रि चेकिंग प्रोग्राम होता है ये नित्य का है। हमारा करीब 19-20 जगह पर बैरियर लगे हुए हैं। इन बैरियरों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है जो रेस ड्राइविंग, शराब पी के चलाने वाले गाड़ी, ओवरलोडिंग आदि को चेक करती रहती है ताकि कोई वाहन दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी की जान जाए। खबर रुड़की से है, जहां आईआईटी रुड़की के जवाहर छात्रावास में द्वितीय वर्ष के छात्र हनुमान गलवा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को उतारा और इसके साथ ही वीडियोग्राफी कराई गई। जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को
बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं। परिजन शायद आ चुके हैं, उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच। ये आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है, और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं। परिजन शायद आ चुके हैं, उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां गर्भवती महिलाओं के साथ अस्पताल से मिलने वाले अनुदान के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है। महिला अस्पताल ने स्वीकार किया कि कुछ महिलाओं के साथ यह घटना घट चुकी है, जहां ठग अस्पताल के नाम पर फोन करके और पैसे गायब हो जाते हैं। जिला अस्पताल का कहना है कि अस्पताल सीधे महिलाओं के खाते में पैसे भेजता है और कभी फोन नहीं करता है। इसके साथ ही इस मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है और आज से जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू करने की बात कही गई है। मेरे संज्ञान में अभी आया है कि कुछ महिलाओं को जो है फ्रॉड कॉलें आ रही हैं और उनसे कोई ओटीपी कोई मांग रहा है, लेकिन हमारे जिला चिकित्सालय में यहाँ से कोई ऐसी कॉल नहीं जाती है। उनके गर्भवती महिलाओं के जो है हम उनके अकाउंट नंबर लिया जाता है और उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कि जो स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं, उनके खाते में जो सरकारी पैसे आते हैं, उनको जो है एक कॉल आ रहा है, फ्रॉड कॉल आ रहा है कि हम जो है हॉस्पिटल से किसी की सवारी से या हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जो ले मांग रहे हैं। तो मैं सभी बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि किसी की झांसे में ना आए, उस नंबर को पहले जांच लें कि किसका नंबर है, कहाँ से आया, क्या है। और मैं फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।